नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग अब तक पढ़ चुके थे हिंदी भाषा में वर्ण विचार, शब्द विचार और अब क्रम में आया है वाक्य विचार। वाक्य विचार के बारे में हम जानेंगे क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि को समझने के लिए, उसको हर एक पहलू को जानने के लिए वाक्य विचार को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं या कोई भी बात हम बोलते हैं तो उसमें शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं और उन्हीं से यानी शब्दों का एक जो क्रम होता है, सार्थक क्रम होता है, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार के हर एक पहलू को, वाक्य भेद क्या होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, किन किन आधारों पे वाक्यों को वर्गीकृत किया गया है, तो हम समझते हैं वाक्य विचार क्या है, वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य भेद क्या है, अर्थात किन किन आधारों पे वाक्य को वर्गीकृत किया गया है। समझिए वाक्य कहते किसे हैं। शब्दों का व्यवस्थित क्रम, शब्दों का व्यवस्थित सार्थक क्रम, इस शब्द पे आपका ध्यान जाना चाहिए। सार्थक क्रम जो है वो क्यों कही गई ये बात है कि सार्थक क्रम क्या है। सार्थक मतलब हो जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई मतलब होता है। शब्दों का व्यवस्थित, ये भी ध्यान रखना जरूरी, व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, ना तो इधर ना तो उधर, एक क्रम, निर्धारित क्रम होता है। जब शब्द क्रमिक रूप से वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे तभी उसका एक निश्चित अर्थ होगा, उस बात को हम तभी समझ पाएंगे। तो कहता है शब्दों का व्यवस्थित सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है। सार्थक व्यवस्थित क्रम जो होता है वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। और इसके लिए शर्तें क्या क्या जरूरी हैं। देखो, आकांक्षा, हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कि अगली बात क्या कही जा रही है या सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। तो उसमें आकांक्षा, एक पद को सुनकर दूसरे पद को जानने की उत्कंठा, जिज्ञासा, जानने की जिजीविसा होती है। जैसे कोई बात कहा आपसे, किसी व्यक्ति ने कहा कि यार वहाँ गए थे और ऐसा ऐसा हो गया, तो आप कहते हैं कैसा कैसा हो गया। तो जब आप कहते हैं कैसा कैसा, यानी उसके बाद जो सारी बातें होंगी उनका एक क्रम, एक सही तरीके से बताएगा वो, तब आप समझ पाएंगे। जैसे कोई आता है, अचानक हड़बड़ी में कोई दुर्घटना हो जाती है तो आदमी घबराया हुआ होता है, तो बताने में उसको बहुत झिझक होती है कि यार ऐसा ऐसा, तो समझ नहीं पाते हैं कि यार सही से बताओ आखिर हुआ क्या है। कोई अचानक दुर्घटना हो जाती है तो आपके समक्ष कोई आता है बताने के लिए कि अरे भैया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो आप जब समझ नहीं पाते तो कैसा क्या, सही से बताओ हुआ क्या है, आखिर आखिर हुआ क्या। अर्थात आप जानने की इच्छा करते हैं कि सही रूप से बात क्या हुई है, वहाँ पर एक क्रम समझते हैं उसका, क्या कौन सी घटना कैसे क्या हो गया है। तो उसको समझने के लिए एक पद को सुनकर दूसरे पद को जानने की उत्कंठा, जिज्ञासा, क्या आखिर क्या हो गया ऐसा, बात समझने के लिए हमको उसके सही सही बात, सही तरीके से जो बताना चाहते हैं उसको हम सुनना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ, उत्कंठा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती है। योग्यता क्या होती है, प्रत्येक पद की अर्थ बोधन की क्षमता, और प्रत्येक पद जो होता है उसमें उसको अर्थ बोधन की क्षमता उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई बात उल्टी सीधी लिखी हो और हम समझ नहीं पाएँ तो कोई उसका मतलब नहीं रहेगा। पदों का विधिवत लिखा होगा, विधिवत क्रम, वाक्य की अनिवार्यता, विधिवत होगा यहाँ पे, ये गलत लिख गया है, विधिवत, विधिवत क्रम, एक निश्चित क्रम होगा, एक क्रमिक रूप होगा जो बताया गया था कि व्यवस्थित सार्थक क्रम। तो ये अनिवार्यताएं हैं वाक्य को समझने के लिए। अब देखिए, ये दिया है पदबंध, यहाँ पे दिया है सीक्वेंस, दिया है अर्थात क्रम दिया है, शब्द दिया है, शब्द से पदबंध बनते हैं छोटे छोटे, और उन पदबंधों से उपवाक्य बनते हैं, अर्थात छोटे छोटे वाक्य बनते हैं, तब एक संपूर्ण वाक्य निखर कर आता है हमारे सामने। तो यह सीक्वेंस, जैसे हम पढ़े थे वर्ण, पहले पढ़े थे ध्वनि, क्या पढ़े थे, ध्वनि पढ़े थे हम लोग, ध्वनि पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे, वर्ण पढ़े थे। फिर क्या पढ़े थे, अक्षर पढ़े थे। और उसके बाद क्या था, अक्षरों से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्द से पद बनते हैं। तब पद से क्या बनता है, पद से बनते हैं पदबंध,
पदबंध, फिर बनता है हमारा उपवाक्य, ऐसे क्रम है एक, उपवाक्य, और तब आता है वाक्य। ये प्रक्रिया है, एक क्रम निर्धारित हुआ है। तो भाषा की सबसे आप पढ़े ही होंगे, उसको बताने से कोई मतलब है नहीं। तो शब्द, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। आगे समझते हैं कि किन किन आधारों पे वाक्यों को वर्गीकृत किया गया है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। बस इसको पढ़ने की ज़रूरत है कि किन किन आधारों पे इनको विभेदित किया गया है, बांटा गया है। रचना के आधार पर पढ़ते हैं हम, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, अर्थात वाक्य को दो आधार पे बांटा गया है। एक तो है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर सरल या साधारण वाक्य है, इसको सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। और एक होता है मिश्रित वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। इन तीन आधारों पे, यानी रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक सरल वाक्य है और दूसरा क्या है? दूसरा है मिश्र वाक्य अर्थात मिश्रित वाक्य, और तीसरा संयुक्त वाक्य। इनको समझने के लिए अब आगे चर्चा करते हैं हम कि किनको सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, मिश्रित वाक्य किन्हें कहते हैं। तो आगे समझते हैं। सरल या साधारण वाक्य कहते किसे हैं? सरल या साधारण वाक्य वो होते हैं जिनमें एक कर्ता होता है और एक कर्म होता है। जब कोई हम वाक्य बोलते हैं तो उसमें एक करने वाला होता है और एक जो काम किया जाता है वो क्रिया होती है। तो 2 चीज़ों का इसमें महत्व दिया गया है सरल या साधारण वाक्य में, एक क्रिया और एक कर्ता, अर्थात एक उद्देश्य मतलब जो करता है, और एक विधेय होता है जिसको क्रिया कहते हैं, क्रिया युक्त वाक्य। साधारण वाक्य लिखा है वह गई, 2 शब्द हैं, 2 शब्दों से मिलकर ये वाक्य पूरा हुआ है, पूरी बात इसमें कही गई है। ये साधारण वाक्य है आपका सरल वाक्य। वह क्या है? वह करता है। क्या है? वह हो गया कर्ता आपका, और गई क्या होगा? क्रिया हो गया। तो ये कर्ता हो गया, ये क्या हो गया आपका? उद्देश्य हो गया, और ये क्या हो गया? विधेय हो गया। तो ये हो गया आपका साधारण वाक्य। वह गई, ये भी साधारण वाक्य है। वह अपने घर को गई, वह अपने घर को गई, वह हंसती हुई अपने घर को गई। तो ये सारे हमारे साधारण या सरल वाक्य उदाहरण हैं, आप समझ गए होंगे। इसमें वह अपने घर को गई, तो वह एक कर्ता हो गया, और अपने घर को गई क्या हो गया? ये हो गया आपका विधेय अर्थात क्रिया हो गई। गई क्या हो गया? क्रिया हो गई। और ये आपका पूरा ये हो गया क्या बोलते हैं? उद्देश्य। ये हो गया विधेय। इसको 2 पार्ट में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। तो वह हंसती हुई अपने घर को गई, ये भी साधारण वाक्य है। इसमें एक ही करता है, क्योंकि वह हंस भी रही है, वही जो हंस रही है वह भी वही है, और घर को जा भी रही है वो भी वही है। तो एक ही करता है यहाँ पर। ये वह दो क्रिया कर, एक तो हंस भी रहा है और घर को भी जा रही है, हंस भी रही है और घर को भी जा रही है। तो दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही है, एक ही करता है ना। एक तो हंस भी रही वही है, और जो घर को गई है वो भी वही है। तो वह हंसती हुई अपने घर को गई। तो ये हो गया आपका साधारण और सरल वाक्य। बहुत ही साधारण है, बहुत ही सरल है। भाषा को जब आप एक बार पढ़ लेंगे वाक्यों को, तो आप समझ जाएंगे कि आखिर इनको किन किन आधारों पर बांटा गया है। सीधा सीधा प्रश्न कर देता है कि सरल वाक्य कौन सा है। तो आप जब वाक्य पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे कि इसमें कर्ता कौन है और क्रिया क्या है। और अर्थात जब 2 क्रियाएं होंगी तो कर्ता एक ही है कि 2 हैं, जिससे जब आप समझेंगे कि इसमें कर्ता एक ही है तो आप समझ जाएंगे कि, और क्रिया एक ही है तो आप क्या समझ जाएंगे कि वो साधारण और सरल वाक्य है। अब पढ़ते हैं मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर बने हुए वाक्य जिनमें एक मुख्य या प्रधान वाक्य तथा शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य मिलकर बने हुए होते हैं, और उनमें एक बात जो मुख्य होगी, मुख्य रूप से एक ही बात कही जाएगी, बाकी जो होंगे उस पर आश्रित होंगे। उनका कोई विशेष महत्व तो होगा पर मुख्य बात जो कही जाएगी, जैसे कि वह मैदान को खेलने गया,
और वहाँ जो भी कर रहा है कुछ नहीं देना कि वहाँ पानी पीने गया है या वह जूते निकाल रहा है या जूते पहन रहा है। तो मुख्य बात होगी खेलना, और बाकी जो अन्य चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, वो आश्रित होंगी उस पर, अर्थात वो मुख्य चीज़ है खेलना। जैसे कि आप विद्यालय में जाते हैं, तो आप विद्यालय में जब जाते हैं तो वहाँ मेन उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पढ़ना। तो पढ़ना वहाँ मुख्य चीज़ है। बाकी चीज़ें होंगी, आप हाजिरी लगाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, पानी पीने जाना है, ये सब सारी चीज़ें वो मुख्य नहीं हैं। अर्थात मिश्र वाक्य में एक ही प्रधान वाक्य होगा और उस पर शेष आश्रित उपवाक्य होंगे। उसे ही हम क्या कहते हैं, मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, समझिए, मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए निम्न समुच्चय बोध अवयवों यहाँ पर होगा, अवयवों का प्रयोग किया जाता है। ये अव्यय हैं हमारे, जिनका व्यय नहीं होता, इनको सीधा ऐसे ही लिख दिया जाता है। अर्थात जो खर्च नहीं होते हैं, जिनका वाक्य में प्रयोग सीधा सीधा किया जाता है। जैसे कि, ताकि, इसका प्रयोग हम लोग कभी कभी गलत कर देते हैं। एक में की यानी दीर्घ ई होता है और ये लघु ई है, इसमें मात्रा जो लगी हुई है। तो इस की के बाद कोई ना कोई वाक्य होता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। और वो जब की लगा होता तो उसमें पूर्ण वाक्य होता है कि यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, अर्थात उस पर उसका अधिकार जताया जा रहा है। तो इस की में उस की में अंतर है, इसको की बोलते हैं एक ही उच्चारण के साथ की, और उसको जब बोलते हैं तो उसमें दीर्घ लगता है। तो की, इस चीज़ का ध्यान देना है। छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है व्याकरणिक दृष्टि से। कोई भी आप परीक्षा देते हैं तो उनमें इन छोटी छोटी बातों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे समझने के लिए हम लोग अक्सर नहीं लिखते हैं, तो नहीं लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। जब नहीं बोलते हैं तो इस पर ये बिंदु बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही में होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है व्याकरणिक दृष्टि से। में लिखते हैं हम ऐसे लिख देते हैं और ये बिंदु लगाना भूल जाते हैं। तो ये भी अनुस्वार का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को जानकर ही हम बारीकी अध्ययन करेंगे तो व्याकरणिक दृष्टि से हमें कोई चूक नहीं होने वाली है। तो समझिए यहाँ पर कि अव्यय कौन कौन से हैं। की है, ताकि है, क्योंकि, जैसा कि, यदि, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही बारिश हुई त्यों ही मैं घर के अंदर आ गया, जहाँ तक एक में है, जहाँ तक, जब तक, जहाँ, भले ही, जो, जिस, जिसे, जिनका, जिन्हें, ये हमारे क्या हैं, अव्यय हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें किस वाक्य का प्रयोग हुआ है या ये कौन कौन से वाक्य हैं। जैसे ही वाक्य में लिखा होगा कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही त्यों ही, जहाँ तक, जब तक, जहाँ, भले ही, जो, जिस, जिसे, जिनका, जिन्हें आदि, ये सब तुम्हारे क्या हैं, अव्यय हैं। इन अव्ययों के प्रयोग से ही मिश्रित वाक्य का निर्माण होता है। मिश्रित वाक्य इन्हीं अव्ययों के आधार पर बनाए जाते हैं। मिश्रित वाक्य में या मिश्र वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय निर्मित वाक्य, मुख्य उपवाक्य तथा अन्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अन्य जो होंगे वो क्या होंगे, वो आश्रित उपवाक्य होते हैं, और बाकी मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय निर्मित वाक्य मुख्य उपवाक्य तथा अन्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। उनका एक दूसरे से संबंध होता है, एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं। उसमें एक मुख्य बात होती है और उसके ही समक्ष, उसके साथ साथ ही अन्य बातें होती हैं। तो क्या होता है कि मिश्र वाक्य अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, होते हैं। यहाँ पे ये बिंदु नहीं होगा, गलत लग गया है। मिश्र वाक्य अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होते हैं। फिर क्या है, उनका संपूर्ण अर्थ मुख्य उपवाक्य एवं आश्रित उपवाक्य के मेल से ही अभिव्यक्त होता है।
जैसे आपको कोई मुख्य बात बताई जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ मैं गया, ऐसा ऐसा हो गया, फिर कहता है और को क्या हुआ, आपकी जिज्ञासा होती है, आपकी उत्कंठा होती है जानने की कि और आगे क्या क्या हुआ। आप क्रिकेट देख रहे हैं कि जब एक छक्का लग गया उसके बाद क्या होता है, तो ये जो जानने की उत्कंठा है उसमें क्या कह रहा है कि उसका संपूर्ण अर्थ मुख्य उपवाक्य एवं आश्रित उपवाक्य के मेल से ही अभिव्यक्त होता है। आगे समझते हैं हम। मिश्र वाक्य आप समझ गए हैं, जब आप उनको पढ़ लेंगे कि ताकि क्योंकि वो जो अव्यय हैं उनसे ही हमारे मिश्र वाक्यों का निर्माण होगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि आखिर होता क्या है। दो या दो से अधिक हो गया ये। जैसे लिखा है उसने बताया कि वह आज विद्यालय नहीं जाएगा। उसने बताया, कि अब जो की लगा है इसको समझना है। देखिए इसके बाद ऐसा लग रहा है कि कोई बात कही जाएगी या कोई बात बाकी रह गई है। उसने बताया कि, तो आगे क्या है, एक वाक्य है, उसको वो मुख्य बात है जो बताने जा रहा है। यहां तक तो उसने कह दिया उसने बताया कि, अब आके मुख्य बात क्या है कि वह आज विद्यालय नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यहां तक तो बात अधूरी रह गई थी, लेकिन जब ये वाक्य यहां पे कहा गया है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मुख्य। ये मुख्य बात बताई जा रही है कि वह आज विद्यालय नहीं जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका उसने बताया, ये क्या हो गया प्रधान हो गया, ये क्या हो गया आपका आश्रित हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका प्रधान वाक्य, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। तो आप समझ गए होंगे ये जो की लगा है या ताकि लगा है या क्यों की लगा है, इन सब चीज़ के बाद, इन सब अव्ययों के बाद एक वाक्य जरूर होगा जिसमें मुख्य बात बताई जाएगी। तो प्रधान वाक्य है और आश्रित उपवाक्य है। तो आप समझिए, यदि वह जाता तो मैं भी चला जाता। ये देखिए उदाहरण लिखा है कि यदि वह जाता, यदि वह जाता। अब यदि वह जाता कहे हैं तो उसके बाद तो आ जाएगा। यदि आप भाषा पढ़ते हैं या कहते हैं कोई बात तो उसके आगे तो, यदि वह जाता तो मैं भी साथ चला जाता। तो यहाँ पे यदि लगा है और यहाँ पे है तो यदि तो लिखा है, दोनों आप समझ जाएंगे इसमें कौन सा वाक्य है। तो इन अव्ययों को याद करना बेहद ज़रूरी है कि ये कहाँ पे लगनेंगे और कहाँ पे हमको पहचान जाएंगे इनसे। यदि वह जाता तो मैं भी साथ चला जाता। जब तक मेहनत करते रहोगे तब तक परिणाम सुखद मिलेंगे। देखिए, जब तक और तब तक, जब तक और तब तक, जब तक मेहनत करते रहोगे तब तक परिणाम सुखद मिलेंगे, अर्थात आप एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त हो जाएंगे। जब तक, अब देखिए ये वाक्य कहाँ से लिया गया, गाने से लिया गया है। आप गाना सुनोगे, नदिया के पार फिल्म से है ये वाक्य। देखिए, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। देखिए यहाँ पे जब तक है और यहाँ पर क्या है, तब तक है। तो ये दोनों क्या हो गए, इन दोनों के मेल से क्या हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। क्योंकि जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ हो गए, यहाँ पे सात फेरे लिए जाते हैं ना। तो जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, ये शर्त हो गई, ये शर्त हो गई, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। तो जब तक और तब तक, जब तक और तब तक, तो दोनों क्या हो गए, मिश्र वाक्य बना रहे हैं। ये दोनों अव्यय क्या करते हैं, मिश्र वाक्य को पूरा कर रहे हैं। अर्थात तब तक दुल्हन, मतलब कब तक दुल्हन दुल्हा की नहीं होगी, जब तक पूरे फेरे साथ नहीं होंगे। तो ऐसे ही आगे समझेंगे हम और वाक्य हैं उनको समझने के लिए। तो ये आप समझ गए होंगे कि मिश्र वाक्य कौन कौन से हैं। अब समझते हैं कि संयुक्त वाक्य कौन कौन से होते हैं, यानी संयुक्त वाक्य कहते किसे हैं, कौन को नहीं, किसे कहते हैं। एक से अधिक साधारण अथवा मिश्र वाक्यों के मेल से बने वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं।
आप पढ़े होंगे संयुक्त परिवार, ऐसे ही इसका मतलब समझिए। संयुक्त मतलब जो साथ में युक्त होते हैं, संग मतलब साथ में, साथ। जैसे आप संयुक्त परिवार में जब रहते हैं तो उसमें बाबा, चाचा और चाचा के जितने भाई होंगे, पिताजी, ये सब क्या होंगे, संयुक्त परिवार में एक साथ रहे, 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे ही इसमें एक से अधिक साधारण अथवा मिश्र वाक्यों के मेल से बने संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अर्थात एक से अधिक यानी साधारण वाक्य, सरल वाक्य भी होंगे और मिश्रित वाक्य भी होंगे इसमें, तब जाके ये क्या बनेगा, संयुक्त वाक्य बनेगा। तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सरल या साधारण वाक्य और मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कब बनेगा, जब साधारण और मिश्रित वाक्यों का मिलान होगा। जब वाक्य एक में मिल जाएंगे तब क्या बन जाएगा, हमारा संयुक्त वाक्य बन जाएगा। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य परस्पर आश्रित नहीं होते हैं। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य जो होता है वो परस्पर आश्रित नहीं होते हैं। फिर दोनों वाक्य साधारण रूप में स्वतंत्र होते हैं। और इसमें क्या होता है, संयुक्त वाक्य में दोनों क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं होगा। जब आश्रित नहीं होगा तो साधारण सी बात है कि वो दोनों स्वतंत्र होंगे। दोनों वाक्य साधारण रूप से स्वतंत्र होते हैं। साधारण रूप से यानी कोई किसी का मतलब नहीं होता किसी से। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं। 2 या 2 से अधिक समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं, समुच्चय मतलब जो जोड़ने का काम करते हैं, अव्यय जो होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, एवं, पर, तथा और, अतः, किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए। आप सब परिचित हो गए। और का प्रयोग होता है, एवं का प्रयोग होता है, सभी का प्रयोग होता है कुल मिलाकर। और इनसे हम समझ जाते हैं कि वाक्य में संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है या साधारण वाक्य है। तो ये क्या है हमारे, ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इनसे सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य जुड़ते हैं आपस में, तब क्या बनता है, हमारा संयुक्त वाक्य बनता है। इसमें यथा, एवं, पर, तथा और, जैसे राम और श्याम, और जैसे प्रश्न जब हम करते हैं, अभी बोर्ड एग्जाम दे के आप आए होंगे तो उसमें अथवा करके प्रश्न दिया होता है, अथवा करके प्रश्न दिए होते हैं, अर्थात ये करो या फिर ये करो, इस तरीके से अथवा का प्रयोग होता है। परंतु, किंतु, अथवा, ये, इसलिए, इत्यादि, ये सारे क्या हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इनको जब आप याद कर लेंगे तो आपका संयुक्त वाक्य आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। आगे उदाहरण दिए गए हैं, आप समझिएगा कि सैनिकों ने गोली चलाई और शत्रु घायल होकर गिर पड़ा। सैनिकों ने गोली चलाई और शत्रु घायल होकर गिर पड़ा। जैसे ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। जब हम और कहेंगे तब अर्थात दूसरा वाक्य है जो कि जुड़ा हुआ है उसमें, तब बात पूरी होगी। वैसे यहाँ पर कहा गया सैनिकों ने गोली चलाई, कि वहाँ युद्ध में क्या हुआ, सैनिकों ने गोली चलाई, ये एक पूरी बात हो गई। लेकिन अगर अगली बात हमको करनी कि और क्या हुआ क्या, तो वहाँ पर और आपका जो अव्यय है समुच्चय बोधक, इसको जब आप लगाएंगे तो अगला वाक्य कह पाएंगे या अगला वाक्य उससे जुड़ जाएगा। सैनिकों ने गोली चलाई और शत्रु घायल होकर गिर पड़ा। मैं खेत जाऊंगा क्योंकि वहाँ कार्य करना है। मैं खेत जाऊंगा क्योंकि अर्थात कारण बता रहा है कि वहाँ मुझे क्या करना है, कार्य करना है। तो ये आपका क्योंकि अव्यय हो गया। इससे अगला वाक्य पता चल रहा है कि जब मैं खेत जाऊंगा, ये एक साधारण वाक्य हो गया। ये क्या हो गया आपका, साधारण वाक्य हो गया कि मैं खेत जाऊंगा। जब लगा बात अगली कहनी होगी कि करना क्या है, तो लगाएंगे क्योंकि वहाँ कार्य करना है, क्योंकि वहाँ रोपना है पेड़ हमें, या जो भी अगली बात कहनी हो। तो ये आपका साधारण वाक्य हो गया और ये दूसरा वाक्य हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए इसमें क्योंकि अव्यय का प्रयोग हुआ है। व्यर्थ की बातें बंद करो या यहाँ से चले जाओ, सीधा 2 बातें कही गई हैं। व्यर्थ की बातें बंद करो, दरवाज़ा खुला है मेरा, बंद कर देता हूँ। हाँ,
व्यर्थ की बातें बंद करो या यहाँ से चले जाओ। तो ये आपका क्या हो गया, व्यर्थ की बातें बंद करो। ये आपका साधारण वाक्य है और ये भी साधारण ही है, तो दोनों इसमें जोड़ने के लिए या अव्यय का प्रयोग कर दिया गया है। इससे दोनों बातें हमको समझ में आ रही हैं। यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य होगा। साथ में दोनों युक्त हैं, ये भी और ये भी, ये दोनों वाक्य एक में युक्त हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त कहते हैं। व्यर्थ की बातें बंद करो या यहाँ से चले जाओ। अगला वाक्य है, आर्ची अस्वस्थ है अतः दफ्तर नहीं जाएगी। तो आर्ची अस्वस्थ है अतः दफ्तर नहीं जाएगी। तो ये अतः जो है आपका क्या है, अव्यय है। इसके माध्यम से आर्ची अस्वस्थ है, ये साधारण वाक्य हो गया है, पूरी बात कह दी गई है कि आर्ची अस्वस्थ है। अगली बात कहनी है दफ्तर नहीं जाएगी, तो अतः इसलिए दफ्तर नहीं जाएगी। धीरज कल दिल्ली जाएगा किंतु रात को वापस लौट आएगा। ये तो बात साधारण है कि धीरज कल दिल्ली जाएगा, इसमें एक बात कह दी गई है, किंतु अगली बात जब आपको बतानी है तो उसमें क्या है, किंतु लगाकर हम अगला वाक्य बता रहे हैं उसको कि रात को वापस लौट आएगा। धीरज दिल्ली को जाएगा किंतु, अर्थात वो रात को वापस लौट आएगा, तो किंतु का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इससे हम पता कर लेते हैं कि इसमें कौन सा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। दो वाक्य हैं, आपस में दोनों संयुक्त हैं, यानी दिल्ली जाएगा और उधर से लौट भी आएगा, दो क्रियाएं हैं, तो ये दोनों वाक्यों को एक में जोड़ा गया है, इसलिए ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया है आपका। अब हम पढ़ते हैं, बहुत साधारण है, इसको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, और बहुत ही सरल वाक्य हैं, साधारण वाक्य हैं, लेकिन अक्सर प्रश्न जब पूछ देता है तो हम किंतु तथा और इन सब के भ्रम पड़ जाता है हमको कि इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है। तो जब हम इसको क्रम वाइज पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ लेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा सारा क्रम कि क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। अब पढ़ते हैं कि अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भेदों में या कितने भेद किए गए हैं, बांटा गया है। एक तो होता है विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य वो होता है जिसमें किसी बात का होने का बोध होता है। निषेधात्मक वाक्य होता है। आज्ञावाचक होता है, यहाँ पे आज्ञा लिखा है, आज्ञावाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो ये 7 हमारे वाक्य दिए हैं अर्थ की दृष्टि से। ये बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधिवाचक वाक्य कौन कौन से होते हैं या किसे कहते हैं, इसको समझ लेंगे। किसी बात के साधारण से लिखा है, किसी बात का होने का बोध हो, यानी कोई बात पूर्ण हो चुकी हो, तो उसको हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक वाक्य से कहते हैं कि किसी बात का सिर्फ होने का बोध हो, कि वो घटित हो, घटना हो चुकी हो। हम खाना खा चुके हैं, तो ये आपका इससे बोध हो रहा है कि आप खाना खा चुके हैं। तो साधारण सी बात है कि विधिवाचक वाक्य उसे कहते हैं जिसमें किसी बात का होना पाया जाता है, उसे ही हम, या पूर्ण होना पाया जाता है, पूर्ण होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया गया, हम खाना खा चुके हैं, यानी पूरी बात। हम गाना गा चुके हैं, या हम क्या बोलते हैं कि हम पढ़ चुके हैं, हम लिख चुके हैं, हम निबंध लिख चुके हैं, हम अपना पेपर हल कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये आपका विधिवाचक वाक्य हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम कि निषेधवाचक वाक्य क्या होता है। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, अर्थात नकारात्मक। निषेध माने नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें किसी बात का ना होने का बोध हो। साधारण है, जिसमें किसी बात का ना होने का बोध हो, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने खाना नहीं खाया, हमने खेल नहीं खेला, हम नहीं पढ़ रहे हैं या हम नहीं पढ़े हैं, हम नहीं लिखे हैं। कोई आपको निबंध लिखने को दिया, कोई कार्य दिया गया है कि होमवर्क, कि हमने होमवर्क पूरा नहीं किया है, तो जिसमें किसी बात का ना होने का बोध हो, उसे ही निषेध वाक्य कहते हैं। अब आगे बढ़िए, आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें किसी प्रकार का आज्ञा का बोध हो, अर्थात कोई हमको क्या बोलते हैं, आज्ञा दे रहा है कि तुम यहाँ से जाओ या तुम अंदर आओ। जैसे आप क्लासरूम में जाते हैं
तो आप कहते हैं सर मैं एक कम इन, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आप एक तरीके से आज्ञा ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। तुम सब स्कूल जाओ, तुम सब स्कूल जाओ, तो ये क्या हो गया आपका, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। आप किसी ने कोई आपको आदेश कर रहा है कि आप यहाँ से जाइए, या आप खाना खा लीजिए, आपके घर में मेहमान आते हैं तो कहते हैं चलिए आप खाना खाइए, तो ये क्या हो गया आपका आज्ञावाचक, आप आज्ञा कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका आज्ञावाचक वाक्य हो गया। यानी किसी प्रकार की आज्ञा, आपको अनुमति दी जा रही है कि आप ये कार्य करिए, तो ये क्या हो गया आपका आज्ञावाचक वाक्य हो गया। बहुत ही साधारण है, आप समझ जाएंगे। अब अगला पढ़ते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिसमें प्रश्न का बोध होता है, अर्थात जिसमें आपको कुछ प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जिसमें इसमें इसका भी ध्यान रखा जाता है। जब हम लोग अक्सर लिखते पढ़ते हैं तो हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, वाक्य पूरा हो रहा होता है और उसमें क्या लिखा भी होता है, तब भी हम यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं। इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा है कि ये चिन्ह देख लीजिए किसमें लगा है, और तब आप समझ जाएंगे उसमें कोई बात पूछी जा रही है, कोई आपसे प्रश्न किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम खेल खेलोगे, क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए चलोगे, क्या तुम मेरे साथ पढ़ना चाहोगे, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, इस तरीके के। क्या तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम वहाँ कब जाओगे, तुमने किस लिए उसको पीटा, तो ये सारे क्या हो गए प्रश्नवाचक जो वाक्य, मतलब प्रश्नवाचक जो अव्यय होते हैं। तो इसमें दिया गया है, आगे बताएंगे हम, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्यों, कैसे, तुम कैसे हो, कब, तुम दिल्ली कब जाओगे, तुम कहाँ रहते हो, तुम घर कब तक लौटोगे, कब तक, है ना। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस लिए, तुम वहाँ किस लिए जा रहे हो, तुम वहाँ किस लिए जा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक अव्यय हैं, इनसे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा वाक्य है। सीधी बात है, इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा यही तरीका है कि अंत में क्या होगा, ये क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, इससे आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। साधारण प्रश्न पूछ देता है कि आप बताइए कि इसमें कौन सा वाक्य है, तो आपको विस्मयवाचक, अब अगला पढ़ते हैं विस्मयवाचक, तो उसमें आप पहचान जाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कह देंगे। फिर होता है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय मतलब कोई हमें आश्चर्य होना अचानक से। जिन वाक्यों में आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा आदि भावों का बोध हो, आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा आदि भावों का बोध हो, वहाँ पर क्या होगा, विस्मयवाचक वाक्य होगा। अर्थात अचानक से कोई बात होती है और उसको हम विस्मय बोधक वाक्य कह देते हैं या कहते हैं। जैसे हम कहते हैं अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, अचानक से पूछते हैं अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, तो ये क्या हो गया आपका विस्मयवाचक वाक्य। और विस्मयवाचक वाक्य में ये क्या होता है, इसको कहते हैं ऊपर डंडा नीचे अंडा, जानने के लिए इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि धी होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। हम लोग पढ़ेंगे आगे व्याकरण में किन चिन्हों का कहाँ प्रयोग होता है। ये ऐसे इतना दूर क्यों हो गया, ये हो गया ऊपर डंडा नीचे अंडा, तो इसको क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि विस्मय आश्चर्य वाली बात किस वाक्य में कही गई है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे तो आप बहुत जल्द ही पहचान जाएंगे।
तो क्या होगा, ये विस्मयवाचक वाक्य होगा। जिसमें अचानक सुख, अरे अरे इंतकाल हो गया उनका, इस तरीके से। या उफ, सर दर्द से फटा जा रहा है, उफ। या हाय, ऐसा क्या हो गया। तो इसमें क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका विस्मयवाचक वाक्य। घृणा, अचानक से गुस्सा होकर जब हम कहते हैं अचानक हमें बहुत आपसे ईर्ष्या है, तो उसमें जब वाक्य प्रयोग होगा तो आप समझ जाएंगे कि किन किन मतलब वाक्य बातों का प्रयोग किया जा रहा है। तो उसमें विस्मयवाचक जब वाक्य होगा तो आप पहचान जाएंगे। बहुत ही साधारण है, सिंपल है। अब समझते हैं संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों को किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें ही हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। सीधा उसमें लिखा हुआ संदेहवाचक वाक्य जिनसे संदेह की मतलब संभावना हो, उन्हें ही हम संदेह बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम अपने घर जा चुका होगा, श्याम अपने घर जा चुका होगा। तो इसमें चुका होगा अर्थात एक संभावना व्यक्त की गई है, ना कि बात पूरी हो चुकी होगी। चुका होगा कहा गया है। अगर कहा जाता चुका है, यहाँ पे अगर लिख दिया जाए चुका है, श्याम अपने घर को जा चुका है, चुका है। अब देखिए यहाँ पे वाक्य आपका पूरा हो गया है, चुका है अर्थात पूरी बात कह दी गई है। इसमें संभावना का कोई तुक नहीं बन रहा है, क्योंकि ये वाक्य आपका पूरा हो गया है। श्याम अपने घर को जा चुका है, पूर्ण हो गया वाक्य। और यहाँ पर क्या है, होगा अर्थात भविष्य में है, भविष्य की बात कह दी गई है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया आपका संदेहवाचक वाक्य। श्याम अपने घर जा चुका होगा, वह अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। इस जब हम संभावना व्यक्त करते हैं, किसी न कोई ना कोई संदेह रह जाता है हमको, तो ये क्या हो गया आपका संदेहवाचक वाक्य हो गया है, क्योंकि उसमें संदेह बना हुआ, कोई संभावना है, अभी कुछ हो भी हो सकता, पूरा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे वह अपने घर को जा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, वह कोचिंग से वापस लौट चुका होगा। तो इसमें क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है, एक संदेह बाकी है अभी, क्योंकि बात पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य। श्याम अपने घर जा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, वह मैदान में पहुंच चुका होगा, वह खेत को जा चुका होगा, खेत के सारे काम संपन्न हो चुके होंगे, या वह परीक्षा की पूरी तैयारी कर चुकी होगी, वह अपने पेपर को या अपने वह प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़ चुका होगा। जैसे हमारा एग्ज़ाम टाइम 9 बजे होता है, तो हम लोग कहते हैं कि परीक्षा शुरू हो गई होगी। तो ये एक निर्धारित निर्धारित एक समय दिया जाता है, तो उस पर भी हम संभावना व्यक्त कर देते हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो जिसमें संदेह होता है, जिसमें संदेह की संभावना होती है, उसे ही हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। फिर होता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक क्या होता है, जिन वाक्यों से किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, उसे ही हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर करें आप अपने कार्य में सफल होवें। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर किसी की इच्छा प्रकट हो रही है, कि जैसे आप कहते हैं कि पापा प्रणाम, तो कहते हैं बच्चा खुश रहा, मौज करा, पढ़ा लिखा। तो इस तरीके से जब कोई हमको आशीर्वाद देता है, अर्थात जो अपनी इच्छा प्रकट करता है हमारे प्रति सहानुभूति रख के हमको आशीर्वाद देता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, आपको शुभकामनाएं देता है, आपका जन्मदिन होता है तो आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। तो इस तरीके से जिनमें इच्छा या शुभकामना का बोध हो, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। सदा खुश रहो, अक्सर जब बहुएं अपने सासू माँ के पैर छूती हैं तो कहते हैं कि सदा सुहागन रहो। तो इस तरीके से वाक्यों को क्या कहते हैं, शुभकामना बोधक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। पथ प्रशस्त हो तुम्हारा, यशस्वी भव, सदा सफल रहो तुम अपने कार्य में, खूब पढ़ो लिखो विद्वान बनो, विद्या का विमल प्रचार करो।
तो ये किसी की इच्छा प्रकट हो रही है यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो गया, इच्छावाचक वाक्य हो गया। आप समझ गए होंगे कि इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो ईश्वर करें आप अपने कार्य में सफल हों। आप CUT UG में प्रवेश पाना चाहते हैं तो मेरी शुभकामना है, आप सफल हों और अपने अपने पसंदीदा संस्थानों में जाएं, वहाँ क्या करें, पढ़ो लिखो विद्वान बनो, विद्या का विमल प्रचार करो। तो इन सारी बातों में क्या है, मेरी इच्छा प्रकट हो रही है, मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, एक इच्छा प्रकट हो रही। तो क्या हो गया, इच्छावाचक वाक्य यहाँ पर हो गया। अब हम अंतिम पढ़ते हैं। अंतिम हमारा है क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, अर्थात क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उसे ही संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे या होगी। यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगी। यदि आप निरंतर अध्ययन करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो ये क्या हो गया कि यदि मेहनत करोगे, यदि मेहनत करोगे, और यहाँ पर तो आपको क्या होगी, सफलता प्राप्त अवश्य होगी। तो ये दोनों क्रिया एक दूसरे पर क्या हैं, निर्भर हैं। निर्भरता का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है, इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य हैं। एक संकेत दिया गया है, यदि मेहनत करोगे तो क्या संकेत में बताया गया है, तो सफल अवश्य होगे। तो क्या हो गया, संकेतवाचक वाक्य हो गया। यदि खाना खाओगे, सच में खाओगे क्या, यदि खाना खाओगे तो आपकी भूख शांत हो जाएगी। आपकी भूख शांत होगी, या तभी आपकी भूख शांत होगी। तो ये निर्भर है। यदि आप खाना खाओगे या जब आप खाना खाओगे तभी आपकी भूख शांत होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो क्रियाएं हैं। एक तो खाना खाओगे तभी क्या होगी, भूख शांत होगी आपकी। यदि आप व्यायाम करोगे तभी स्वस्थ रहोगे। यदि आप व्यायाम करोगे तभी स्वस्थ रहोगे। अब जरूरी नहीं कि आप व्यायाम नहीं करेंगे तो स्वस्थ नहीं होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन यदि आप व्यायाम करते हैं सुबह उठ के तो आप फुर्तीला शरीर होगा आपका, आप बहुत ही स्मार्ट दिखेंगे, सक्रिय दिखेंगे हर कार्य में। तो ये क्या हो गया आपका, तो ये क्या हो गया आपका संकेतवाचक वाक्य। उसमें बताया गया है आगे चल करके कि क्या उसमें संभावना पर निर्भर होता है, एक दूसरी क्रिया की संभावना पर निर्भर होता है। यदि आप भाई खाना खाओगे नहीं तो भूख कैसे मिटेगी आपकी। यदि आप व्यायाम नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। दवाइयों से आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, दवाइयों से तो आप अस्वस्थता को ठीक करते हैं। स्वस्थ आप तभी होंगे जब अच्छा खाना खाएंगे और सुबह शाम थोड़ा हेल्थ को सुधारने के लिए वर्जिश करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य सही होगा। तो ये दोनों जब क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि रिवीजन करा देते हैं तो आप समझ जाएंगे। हाँ देखिए, वाक्य विचार समझ गए हैं। सार्थक क्रम होता है इसलिए उसे वाक्य कहते हैं। इसमें क्रम बताया गया है, शब्द पदबंध उपवाक्य वाक्य, ऐसे एक क्रम निर्धारित है, इससे वाक्य का निर्माण होता है। फिर आगे पढ़ेंगे हम, फिर आगे वाक्य भेद क्या होते हैं। एक तो रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हम पढ़े थे सरल साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार से हैं, सरल या साधारण वाक्य, फिर मिश्रित वाक्य है। तो दोनों साधारण और सरल जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और फिर क्या है आपका, फिर हम पढ़ेंगे सरल या साधारण वाक्य कहते किसे हैं, जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। फिर क्या होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बने हुए वाक्यों को, जिनमें एक मुख्य या प्रधान वाक्य होता है तथा शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे ही मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं हम कि
जैसे उसमें लिखा है अव्यय दिए गए हैं समुच्चय बोधक की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही त्यों ही, जहाँ तक, जब तक, जहाँ, भले ही, जो, जिस, जिसे, जिनका, जिन्हें, उनका नाम बताइए जिनका वहाँ पर आगमन हुआ था, या उनको बताइए जिन्हें आप जानते हैं। जब इनको वाक्यों में जब प्रयोग दिखेंगे आपको, ये जैसे ही अव्यय आपको दिख जाएं तो आप समझ जाइए इनमें मिश्र वाक्य है, आप समझ जाएंगे। मुझे आशा है ऐसी, जब आप पढ़ेंगे बहुत कठिन नहीं है, बहुत जटिल नहीं है। इसके बाद के जो बिंदु होंगे, शीर्षक होंगे व्याकरण के, वो थोड़ा कठिन है, जटिल हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। अब आप समझ गए मिश्र वाक्य अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। फिर पढ़ते हैं हम, जैसा कि उसने बताया कि वह आज विद्यालय नहीं जाएगा, तो इसकी ये क्या है, आपका एक अव्यय है, और इससे ये वाक्य आपका उससे बंधा हुआ है। तो ये दोनों क्या हो गया आपके, मिल करके क्या बनाते हैं, मिश्र वाक्य बनाते हैं। फिर आगे क्या हो गया, फिर आगे हो गया आपका, फिर हो गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जैसे एक परिवार में कई लोग, संयुक्त परिवार में कई लोग रहते हैं, वैसे ही इसमें भी एक से अधिक लिखा है, एक से अधिक, साधारण या अथवा मिश्र वाक्यों के मेल से बने वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे परिवार में बाबा, पापा, चाचा और हमारे चचेरे भाई बहन होते हैं, वैसे संयुक्त परिवार होता है। वैसे इसमें भी छोटे छोटे जो वाक्य जुड़े होते, उपवाक्य जुड़े होते हैं और उनसे मिलकर बने होते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसमें लिखा यथा, एवं, पर, तथा, और, अतः, किंतु, परंतु, या, अथवा, या, इसलिए, इन सब के प्रयोग से संयुक्त वाक्य होता है। तो आप समझ गए हैं, इसमें लिखा है कि सैनिकों ने गोली चलाई और शत्रु घायल हो गया। सैनिकों ने गोली चलाई और ये दूसरा वाक्य हो गया, तो दोनों स्वतंत्र हैं वाक्य। मैं खेत जाऊंगा, ये एक स्वतंत्र वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया, साधारण वाक्य हो गया। क्योंकि वहाँ कार्य करना है, ये भी साधारण वाक्य हो गया, वहाँ कार्य करना है। क्योंकि लग गया है, अव्यय है, तो आप समझ गए हैं यहाँ पर क्या हो गया, आपका संयुक्त वाक्य हो गया। अब समझेंगे हम अर्थ की दृष्टि से, रचना के आधार पर 3 पढ़ लिए हैं, अब अर्थ की दृष्टि से पढ़िए। अर्थ की दृष्टि से 7 प्रकार होते हैं। एक तो होता है विधिवाचक। विधिवाचक वो होता है जिसमें हमें किसी कार्य का होने का बोध होता है, और निषेधवाचक जिसमें नहीं होने का बोध होता है। आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा का बोध होता है। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न का बोध होता है, अर्थात अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। और संदेहवाचक जिसमें संभावना या संदेह की भावना हो, उसे ही संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें इच्छा या शुभकामना का बोध होता है। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें संकेत क्या लिखा है यहाँ पर, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना है, निर्भर हो एक दूसरे क्रिया पर, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है संकेतवाचक वाक्य। तो हम पढ़ लिए हैं वाक्य विचार। यहाँ पर विराम लगाया जाता है, समाप्त नहीं किया जाएगा, यहाँ पर विराम लगाया जाता है क्लास को। और आप यदि CUT UG में प्रवेश पाना चाहते हैं, और भी व्याकरण के जो परीक्षाएं होती हैं उनमें व्याकरण का बिंदु तो पढ़ना बेहद ही जरूरी होता है। तो हम लोग क्रमवार तरीके से पढ़ते जा रहे हैं और आगे निरंतर जानते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए, महामना एकेडमी पर आप बने रहेंगे तो आप जानते रहेंगे CUT UG के लिए हिंदी भाषा में क्या क्या पूछने वाला है। तो अब हम समझ जाएंगे कि भाषा किस किस तरीके से हमको जाननी है, और उसमें व्याकरण का कोई भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं, कोई भी आपका प्रश्न चूकने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही लगातार बने रहिए हमारे साथ।